हेलो स्टूडेंट्स, जैसे सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे वे स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जिन्होंने अंग्रेजी विषय को अपना माइनर या मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना है, उनके लिए मैंने लगातार वीडियोस दिए हैं। जो एसेज की आपकी यूनिट है उसमें मैं आपके सभी एसेस करा चुका हूँ। सिर्फ 2 एसेस बचे हैं जिसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टैगोर एंड हिज इंडिया। ये ऐसे अमर्त्य सेन जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही पॉपुलर ऐसे है। और अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन भारत के एक प्रसिद्ध और आप कह सकते हैं एक डोमिनेटिंग फिगर हैं। ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात करते हैं। अमर्त्य सेन के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट है आपका, अमर्त्य सेन इज रिनोड इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर हु रिसीव नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन 1998 एंड भारत रत्न इन 1999। अगर अमर्त्य सेन जी की बात करें तो भी ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, जिन्हें इकोनॉमिक साइंस के लिए नोबेल प्राइज मिला सन 1998 में और भारत रत्न इन्हें मिला 1999 में। ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो अमर्त्य सेन जी के इस पहले पॉइंट से ही आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर समझ लीजिए, अमर्त्य सेन जी जो हैं वो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, जिन्हें कि नोबेल मेमोरियल प्राइज मिला इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में सन 1998 में और भारत रत्न मिला 1999 में। दूसरा पॉइंट है आपका, ही वॉज बोर्न ऑन 3 नवंबर 1933 इन बंगाल। इनका जन्म अगर हम बात करें तो 3 नवंबर 1933 को बंगाल में हुआ। हिज फादर बाज आशुतोष सेन, इनके पिता का नाम आशुतोष सेन था। बाज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट ढाका यूनिवर्सिटी, और ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे ढाका यूनिवर्सिटी में। एंड हिज मदर वॉज अमिता सेन, और इनकी माँ का नाम था अमिता सेन। तीसरा पॉइंट जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है वो है हिज मोस्ट फेमस वर्क्स आर। अगर हम बात, वैसे तो कई इन्होंने वर्क्स लिखे लेकिन मोस्ट फेमस वर्क्स कुछ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहला वर्क है इनका ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी 1973, यानी कि जो इस लिस्ट में मैंने आपके लिए लिखा ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी 1973। दूसरा वर्क है पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म, पॉवर्टी एंड फेमिन्स 1982, पॉवर्टी एंड फेमिन्स 1982। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा वर्क है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर 1970, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर 1970। फिर चौथा वर्क है रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट 1997, रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट 1997। अगला वर्क है द आइडिया ऑफ जस्टिस 2010, द आइडिया ऑफ जस्टिस 2010। और जो लास्ट मैंने इस लिस्ट में लिखा है होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर, ये इनका आया है 2020 में। ठीक, तो ये इनके कुछ प्रसिद्ध वर्क्स हैं। अब जब मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ अमर्त्य सेन जी के टैगोर एंड हिज इंडिया के, तो ये चैप्टर्स जो है वह कुछ पॉइंट्स में हम लोग डिवाइड करके पढ़ें। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। कुल मिलाकर 18 पॉइंट्स में ये चैप्टर डिवाइड है और थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनेगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो जैसे सबसे पहले मैंने लिखा बॉयज़ ऑफ बंगाल। अब मैं सीधा चैप्टर पर आता हूँ अमर्त्य सेन जी के टैगोर एंड हिज इंडिया। तो पहला पॉइंट है बॉयज़ ऑफ बंगाल। तो आप कह सकते हैं कि अमर्त्य सेन जी लिखते हैं कि प्रसिद्ध साहित्यकार, दार्शनिक, समाज सुधारक, संगीतकार व कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु सन 1941 में 80 वर्ष की उम्र में हुई। भारत की पहचान विश्व में उनकी रचनाओं के माध्यम से स्थापित हुई। बिल्कुल सही बात है। 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और मार्च के महीने में लंदन में प्रकाशित होने के पश्चात नवंबर माह तक गीतांजलि की ढेर सारी प्रतियां प्रकाशित हुईं, किंतु बाद में आप कह सकते हैं इनकी प्रसिद्धि थोड़ी सी कम हो गई। ग्राहम ग्रीन
की अगर बात करूं तो वो कहते हैं काव्यात्मक, अगर काव्य की बात करी जाए, काव्य प्रतिभा की बात करी जाए, तो टैगोर की तुलना उन्होंने W.B. ईट्स से की है। यानी कि ग्राहम ग्रीन का अगर बात करें तो ग्राहम ग्रीन के अनुसार रविन्द्रनाथ टैगोर और W.B. ईट्स जो हैं वो बराबर दर्जे के कवि हैं। तो ये तो हो गई वॉइस ऑफ बंगाल, पहला पॉइंट। दूसरा है द मिस्टेक, यानी कि रहस्य साधक। अमृत सेन जी के अनुसार टैगोर आध्यात्मवादी थे। उनका सम्मान संपूर्ण विश्व के द्वारा उनके आध्यात्म के लिए किया जाता है। वे बंगला साहित्य व संस्कृति के सर्वथा आदरणीय हैं। ईट्स, एजरा पाउंड, ग्राहम ग्रीन व चेस्टर आदि ने उनके आध्यात्म की लहर का अनुभव किया है। ये बड़े बड़े नाम हैं भाई, W.B. ईट्स हो, एजरा पाउंड हो, ग्राहम ग्रीन हो, चेस्टर साहब हो, तो इन सभी ने इनकी आध्यात्म का अनुभव किया है। रूसी लेखिका हैं एक एना आखमतोबा ने कहा कि टैगोर के काव्य में हिंदुत्व और गंगा की शक्ति है। अब सोचिए आप, एक रूसी राइटर हैं, महिला लेखिका, जिनका नाम है एना आखमतोबा। उन्होंने ये लिखा कि टैगोर के काव्य में हमें हिंदुत्व और गंगा की शक्ति देखने को मिलती है। ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट फिर आता है आपका कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर। तीसरा जो आपका पॉइंट है कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, जिसको हम लोग लिखा है संस्कृतियों का संगम। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हिंदू थे और उनकी रियासत वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे बांग्लादेश के मुस्लिम से जुड़े हुए नहीं थे। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। हम सबको ये बात पता है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा लिखे गए 2 देशों में राष्ट्रगान हुए, एक भारत में है जनगण मन और दूसरा आपका बांग्लादेश में है आमार सोनार बांग्ला। ठीक, यह उन लोगों को अजीब लगता है जो हिंदू, मुस्लिम व ईसाई सभ्यता के बीच भेदभाव करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी द्वारकानाथ अरबी व फारसी के विद्वान थे। टैगोर को संस्कृत व हिंदू शास्त्रों का गहन ज्ञान था और वे इस्लाम की परंपराओं व फारसी साहित्य की भी समझ रखा करते थे। इस प्रकार हिंदू व मुस्लिम रचनाओं के ज्ञान का अद्भुत संगम टैगोर साहब थे। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट चौथा पॉइंट है एबोर्ड ऑफ पीस, यानी कि शांति का निवास। एबोर्ड ऑफ पीस का मतलब शांति का निवास, और इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना आश्रम बनाया और नाम रखा शांति निकेतन। तो टैगोर ने अधिकतर अपनी जो पोइम्स लिखी, कृतियां लिखी, उनकी रचना उन्होंने शांति निकेतन में की। इसकी स्थापना उन्होंने 1901 में की। उन्होंने अपनी ही शिक्षा व्यवस्था को विकसित किया। शिक्षा के संबंध में उनके अपने मौलिक विचार थे, जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक आवश्यकता के अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी व पाठ्यक्रम की व्यवस्था तैयार की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुमुखी प्रतिभावान कवि थे, महान शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, नॉवेलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, एसेइस्ट थे और साथ ही साथ म्यूजिशियन भी थे। उन्होंने राजनीति, संस्कृति, सामाजिक समस्याएं, धार्मिक विश्वास और दार्शनिक विषयों पर ढेर सारे निबंध लिखे हैं। यह मात्र संयोग है कि भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस ने उनके चुने हुए पत्रों को प्रकाशित किया। ये अपने आप में एक, आप कह सकते हैं कि सम्मान का विषय था कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 50वीं भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रेस ने उनके चुने हुए पत्रों को प्रकाशित किया। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट गांधी एंड टैगोर। अब आप इस ऐसे को थोड़ा सा चेंज करके हम लोग अमृत सेन जी ने लिखा। यहाँ तक तो उन्होंने सीधा सीधा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करी, लेकिन जब हम 5वें पॉइंट पर आते हैं, अब आप ये देखेंगे कि अधिकतर पॉइंट्स में अमृत सेन जी ने गांधी और टैगोर की तुलना करने का प्रयत्न किया है। तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। टैगोर की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने 7 अगस्त 1941 को अपनी जेल डायरी में लिखा था कि टैगोर व गांधी भारत के 2 महान नायक थे, किंतु वे एक दूसरे से भिन्न थे, फिर भी सर्वश्रेष्ठ मानव थे। नेहरू जी लिखते हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने टैगोर व गांधी दोनों के मैं नज़दीक रहा हूँ। रोमन रोनाल्ड ने एक भारतीय शिक्षाविद को लिखा कि वे दोनों ही महान आत्मा थे। नाम क्या है, ध्यान रखिएगा। रोमन रोनाल्ड ने भारतीय शिक्षाविद को लिखा कि वे दोनों ही महान आत्मा थे। अपनी डायरी में उन्होंने C.F. एंड्रूज, ये डायरी किसकी बात चल रही है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अपनी डायरी में उन्होंने CF एंड्रूज, जो एक अंग्रेज पादरी थे, के साथ हुए टैगोर व गांधी के विषय में हुए अपने मतभेद के विषय में लिखा। क्या क्या कुछ चेंजेस, अंतर भी था। गांधी जी मूर्ति पूजा के पक्ष में थे, जबकि टैगोर मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। गांधी जी के लिए ध्वज मूर्ति का प्रतीक था। उन्होंने भारतीय ध्वज पर चरखा अंकित किया। गांधी जी के अनुसार अंतरराष्ट्रीयवाद प्राप्त करने के लिए हमें राष्ट्रवाद से गुजरना पड़ता है, किंतु टैगोर के राष्ट्रवाद देशभक्ति, संस्कृति, तार्किकता और विज्ञान, आर्थिक व सामाजिक प्रकृति पर विचार अधिक वैज्ञानिक व बौद्धिक थे। यानी कि ये मानना है कि जो ट्रेडिशनल सोच ज़्यादा थी गांधी जी में और मॉडर्न सोच के व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसा कहना है अमर्त्य सेन जी का। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डायरी में आगे लिखा कि टैगोर भारतीयों की भुखमरी व गरीबी पर बहुत उदास थे, किंतु वे 1947 में विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक हिंसा पर भी ज़्यादा उदास होते। यानी कि अगर उनका मानना है अमर्त्य सेन जी का कि अगर रविन्द्रनाथ टैगोर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब तक यदि जीवित रहते और उस समय जो सांप्रदायिक हिंसाएं हुई अगर वो उनके सामने होती तो शायद वो ज़्यादा दुखी होते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक, 6 नंबर पॉइंट, पूर्व और पश्चिम। पश्चिम में टैगोर को पूर्व का रहस्यवादी साधक माना जाता है। यह तस्वीर फ्रेडरिक शेलेगिल हर्डर, शलिंग हर्डर व शोपेनहावर के द्वारा स्वयं बनाई गई थी, क्योंकि वे भारत का श्रेष्ठ बुद्धि प्रधान देश के रूप में सम्मान करते थे। अमर्त्य सेन उनके बारे में कहते हैं कि वे खूबसूरत, भारतीय वस्त्रों में सुसज्जित, लंबी दाढ़ी में प्राचीन पूर्व देश के जादूगर लगते थे। हम सब जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर साहब लंबी दाढ़ी रखा करते थे। कई लेखकों ने उन्हें ईसा मसीह कहा। WB ईट्स ने टैगोर को पूर्ण सभ्यता का प्रतिफल कहा। यद्यपि उनके अनुसार उनकी बाद की कृतियों का अनुवाद बंगाल की मौलिक रचना के समान नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 7 नंबर, गॉड एंड अदर्स, यानी कि ब्रह्म और अन्य, ईश्वर और अन्य या ब्रह्म और अन्य। ईट्स ने काव्य में धार्मिक तत्व को देखा। ब्रह्मा के साथ आनंददायक और निर्भीक विचार उनकी अनेक रचनाओं में देखे जा सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की जब आप गीतांजलि पढ़ें या अन्य पोइम्स पढ़ें तो आप देखेंगे कि एक आनंददायक और निर्भीक विचार, ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा जी से वो बात कर रहे हों, किंतु रहस्यवाद उनकी कविताओं में जटिलता लाता है। उनके पत्र व भाषण उनके व्यवहारिक और सादे विचार को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8, रीजनिंग इन फ्रीडम, स्वतंत्रता में तार्किकता। स्वतंत्रता में तार्किकता। तो टैगोर साहब, अमर्त्य सेन जी के अनुसार टैगोर साहब बुद्धिवाद, स्वतंत्रता व निर्भीकता के पक्ष में थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में सहयोग किया, किंतु इसके साथ उन्होंने स्वतंत्रता के लिए तर्कहीन बुद्धिवाद व संकीर्ण विचारों का विरोध भी किया, क्योंकि वे हमें अतीत के बंधक बना देते हैं। सेन के अनुसार सेन साहब जो हैं वो एक यहाँ युवा स्त्री का उदाहरण देते हैं जो महात्मा गांधी के पास उनके हस्ताक्षर लेने आई, ऑटोग्राफ लेने आई। तब वे शांति निकेतन गए हुए थे, यानी गांधी जी उस समय शांति निकेतन आए हुए थे। गांधी जी ने लिखा, शीघ्रता में कभी वादा मत करो, क्योंकि किए गए वादे को अपने जीवन का मूल्य देकर भी निभाना चाहिए। लेकिन टैगोर साहब का कहना था, यदि वादा गलत हो तो हमें उस वादे को तोड़ भी देना चाहिए। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि अधिकतर पॉइंट्स में रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी की तुलना की है। तो गांधी जी एक तरफ कहते हैं कि हमें शीघ्रता में कभी वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वादा कर दिया तो जीवन का मूल्य देकर भी उसे चुकाना चाहिए। लेकिन टैगोर साहब कहते हैं कि यदि वादा गलत हो तो हमें उसे तोड़ भी देना चाहिए। टैगोर महात्मा गांधी को एक राजनेता, नेता व नैतिक सुधारक के रूप में अधिक प्रशंसा करते थे, किंतु वे उनके राष्ट्रवाद के प्रत्यय व संकीर्ण प्रवृत्तियों के विरुद्ध भी थे। टैगोर चरखे को सामाजिक सुधार का माध्यम मानते थे, किंतु वे प्रतिदिन 30 मिनट चरखा चलाने के विरोध में थे। उनका ठीक है, समाज सुधार के लिए एक सिंबल के रूप में आपका चरखा ठीक है, लेकिन ये कोई नियम नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को 30 मिनट चरखा चलाना ही चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है अगला पॉइंट 9 नंबर, सेलिबेसी एंड पर्सनल लाइफ। क्या पॉइंट है साहब? सेलिबेसी एंड पर्सनल लाइफ, यानी कि ब्रह्मचर्य व व्यक्तिगत जीवन। टैगोर व गांधी जी के विचार ब्रह्मचर्य के मूल्यों के विषय में भिन्न थे।
गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से अपने ब्रह्मचर्य जीवन की घोषणा की। वे यौन संबंधों की निंदा करते थे, किंतु नारी की नहीं, क्योंकि स्त्रियां ही उनकी, आप कह सकते हैं स्त्रियां ही उनकी सर्वश्रेष्ठ व सच्ची साथी थीं। इसके विपरीत टैगोर का विवाह 1883 में हुआ। उनकी पत्नी की मृत्यु 1902 में हो गई। उनके संबंध मधुर थे। उनकी अपनी भाभी कादम्बरी, जो ज्योतिरादित्य नाथ की पत्नी थी, उनके साथ भी उनके मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। अर्जेंटीना जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी गए तो अर्जेंटीना में प्रवास के दौरान 1924-25 में वे विक्टोरिया ओकेम्बो नामक महिला के नज़दीक आए, जो साहित्य पत्रिका के सुर की प्रकाशक बनी। टैगोर ने उनके लिए कविताओं की पुस्तक पूर्वी समर्पित की, जिसमें उनके मस्तिष्क यानी कि बुद्धि की उन्होंने प्रशंसा की। तो मतलब पर्सनल लाइफ और जो ब्रह्मचर्य की बात है उस पर भी गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार अलग अलग थे, जैसा कि मानना है अमर्त्य सेन जी का। 10 नंबर पॉइंट आता है साइंस एंड द पीपल, विज्ञान और लोग। गांधी जी व टैगोर के विचार विज्ञान को लेकर भी भिन्न थे। सेन 1934 में बिहार में आए भूकंप का उदाहरण देते हैं। यानी 1934 में बिहार में भूकंप आया था। उस समय गांधी जी छुआछूत की बुराई के उन्मूलन में व्यस्त थे। उन्होंने कहा मनुष्य के पापों के लिए दी गई दिव्य सजा है। मतलब गांधी जी ने ये कहा कि ये जो 1934 के समय जो भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, ये कुछ और नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा दी गई मनुष्य के पापों की सजा है। टैगोर इस व्याख्या के विरोध थे। वह विज्ञान में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि सत्य सापेक्षता के साथ नहीं बदलता, यानी कि आप किसी चीज को किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। 11 नंबर पॉइंट है नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद व उपनिवेशवाद। तो टैगोर सांप्रदायिक संप्रदायवाद के तीव्र विरोधी थे। वे मुस्लिम, ईसाई व सिख के प्रति आडंबर युक्त हिंदुत्व व संकीर्ण व्यवहार से घृणा करते थे। वे चाहते थे कि भारत को दूसरे देशों के ज्ञान के कोशों से सीखना चाहिए। वे बंगाल विभाजन के विरोध में थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। वे अप्रैल 13, 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से अत्यंत दुखी थे। इस घटना में 379 लोग मारे गए व लगभग 2000 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद उन्होंने जो अंग्रेज सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी थी, उसको उन्होंने त्याग कर दिया था, जो उन्हें उससे 4 वर्ष पूर्व मिली थी, यानी कि 1915 में। गांधी जी व नेहरू दोनों ही टैगोर के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की प्रशंसा करते हैं। भारत ने उनके द्वारा लिखा गया गीत जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में चुना, जबकि बांग्लादेश ने आमार सोनार बांग्ला को अपना राष्ट्रगान बनाया। धीरे धीरे वे अंग्रेजों के साम्राज्यवादी अत्याचार के खिलाफ हो गए। वे शेक्सपियर के नाटक व बायरन की कविता के वर्णित उदारवादी विचारों के प्रशंसक थे। यानी उन्हें शेक्सपियर भी पसंद थे तो दूसरी तरफ बायरन भी पसंद थे, किंतु उन्होंने अंग्रेजों के अमानवीय कृत्यों की ढेर सारी भर्त्सना की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 12 नंबर, क्रिटिक ऑफ पैट्रियोटिज्म। क्रिटिक ऑफ पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति की आलोचना। टैगोर के अनुसार किसी भी देश की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, किंतु पाश्चात्य के पूर्ण त्याग से देश के प्रति प्रगति अवरुद्ध होगी। यानी कि आप देश आज़ाद करिए, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाते हैं, वेस्टर्न कल्चर के भी आप विरोधी रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने देश को डेवलप नहीं कर पाएंगे। 1908 में महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की पत्नी अबला बोस ने देशभक्ति पर उनके विचारों की आलोचना की। तो टैगोर ने लिखा, देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता, मेरा आश्रय मानवता है। अपने उपन्यास द होम एंड द बर्ड में भी लिखते हैं कि यदि राष्ट्रवाद घृणा लाता है तो इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। यानी कि यदि किसी धर्म, समुदाय, जाति के खिलाफ अगर आपका राष्ट्रवाद है तो ऐसे राष्ट्रवाद को नियंत्रित करना आवश्यक है। उसके बाद 30 नंबर पॉइंट आता है आपका एडमायरेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ जापान, यानी कि जापान की प्रशंसा व आलोचना। 1916 में अपने जापान में राष्ट्रवाद विषय पर एक भाषण में टैगोर ने कहा कि नैराश्य का बंधन सबसे बुरा है। वे जापान की प्रगति की प्रशंसा करते हैं जो उसके शताब्दियों के संघर्ष से प्राप्त हुई। जापान के उदाहरण के द्वारा वे भारतीयों में विश्वास बढ़ना चाहते थे, किंतु बाद में जापान को उनकी आलोचना अच्छी नहीं लगी। 1937 में रास बिहारी बोस
भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई पर अपने प्रयासों पर उनका समर्थन चाहते थे, किंतु टैगोर ने उनकी प्रार्थना पर सहमति प्रदान नहीं की। जापान के द्वारा किया गया विश्वासघात एशिया के लोगों की सबसे बड़ी विडंबना थी, ऐसा मानना है रविन्द्रनाथ टैगोर का। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत के मत जापान पर विभाजित थे। जब जापान के राजनेताओं पर मुकदमा चलाया गया, ज्यूरी में भारत के जज राधा विनोद पाल ने कहा था कि विजेता व पराजित के बीच सही निर्णय नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। सेन के अनुसार टैगोर सुभाष चंद्र बोस के प्रशंसक थे। टैगोर सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक गतिविधियों को देखने के लिए जीवित नहीं बचे। टैगोर ने जापान का सैन्य प्रशासन देखा और चीन के कष्टों की रिपोर्ट को देखकर बहुत उदास हुए। वे बाद में जापान को शांतिपूर्ण देश के रूप में उभरता देखकर अवश्य ही खुश होते अगर वह जीवित रहते। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट 40 नंबर, इंटरनेशनल कंसर्न, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता। टैगोर साहब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में नहीं जानते थे। मई-जून 1926 में इटली की यात्रा के दौरान, जिसकी योजना कार्लो फार्मीची रोम विश्वविद्यालय के संस्कृत प्रोफेसर ने बनाई थी, टैगोर ने बेनेदेत्ता क्रोसी आदर्शवादी दार्शनिक से मिलने की इच्छा जाहिर की, किंतु फार्मीची ने कहा कि वे रोम में नहीं हैं। वे मुसोलिनी से मिले, किंतु उनके फांसीवादी विचारों के टैगोर साहब विरोध में थे। टैगोर के अनुसार अंग्रेज अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के शिकार लोगों के लिए सहानुभूति नहीं रखते थे, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। जापान उत्तरी चीन को समाप्त कर रहा था, किंतु अंग्रेज राजनेताओं को यह छोटी घटना नजर आ रही थी। उसके साथ ही उन्होंने स्पेन युद्ध में मारे जाने वाले अंग्रेजों की तारीफ की। टैगोर को रूस में विस्तृत रूप से पढ़ा जाने लगा। 1917 में गीतांजलि के अनुवाद प्रकाशित हुए। टैगोर 1930 में रूस गए और उनके आर्थिक असमानता व गरीबी को हटाने के प्रयासों से वे बहुत प्रभावित हुए। रूस से बंगाली में लिखे गए अपने पत्रों में, जो 1931 में प्रकाशित हुए थे, टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा भारत के निरक्षरता की स्वीकृति और रूस में शिक्षा के विस्तार की तुलना भी की थी। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन एंड फ्रीडम, 50 नंबर, एजुकेशन एंड फ्रीडम, शिक्षा एवं स्वतंत्रता। 1930 में अजय बिस्ता द्वारा लिखे गए साक्षात्कार में टैगोर ने स्वतंत्रता की कमी के विषय में बताया है। वे शिक्षा के अभाव को अनेक सामाजिक बुराइयों का मूल मानते थे। शिक्षा के अभाव के कारण ही जाति भेद, धार्मिक संघर्ष व कार्य से लगाव का न होना जैसी बुराइयां हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा आनंद देने वाली होनी चाहिए। टैगोर साहब ने लिखा कि शिक्षा उत्पादनशील होनी चाहिए। शांति निकेतन में उन्होंने अनुशासन के स्थान पर आत्म प्रेरणा पर बल दिया। कॉम्पिटिटिव जो सुपीरियरिटी होती है की अपेक्षा उन्होंने बौद्धिक जिज्ञासा पर बल दिया। उन्होंने अपना जीवन शांति निकेतन के विकास में लगा दिया। इसका शुल्क बहुत कम था। उन्होंने अपने नोबेल पुरस्कार का धन, जो राशि मिलती है वो, और भाषण द्वारा प्राप्त धन शांति निकेतन के विकास में लगा दिया था। महात्मा गांधी ने स्वयं इसके लिए धन एकत्रित भी किया था। शांति निकेतन में विज्ञान, साहित्य, मानविकी, बहुसंस्कृति अध्ययन कार्यक्रम, जो चीन, जापान व मिडिल ईस्ट से संबंधित थे, पढ़ाए जाते थे। भारतीय परंपराओं पर बल दिया जाता था, जिसमें भारतीय शास्त्र व बंगाली भाषाओं का प्रयोग शामिल था। सत्यजीत रे प्रसिद्ध फिल्म प्रोड्यूसर व डायरेक्टर शांति निकेतन के पुरातन के छात्र थे। हम सबने नाम सुना है सत्यजीत रे, वो भी शांति निकेतन के स्टूडेंट थे। अमृत सेन ने भी भारत व पौर्विक कलाओं का ज्ञान इसी शांति निकेतन से प्राप्त किया। उन्होंने शांति निकेतन में पाश्चात्य कला, संगीत व साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया है। इंडिया टुडे, आज का भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर यदि टैगोर जीवित होते तो वे भारत में निरक्षरता व ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा की शोचनीय अवस्था देखकर बहुत दुखी होते। टैगोर के अनुसार शिक्षा की अवहेलना सामाजिक पिछड़ापन का मुख्य कारण है। यह आर्थिक विकास को रोकती है। वे गरीबी के उन्मूलन को करना चाहते थे। वे भारत में राजनीतिक व नागरिक अधिकारों का विस्तार देखकर अवश्य ही प्रसन्न होते अगर वो जीवित होते। चुनाव व जनसंचार बहुपार्टी व्यवस्था की आंख व कान होते हैं। वे उद्योग व तकनीकी के पक्षधर थे और उन्होंने वृक्षारोपण भी, मतलब जो आपका प्लांटेशन वाली बात होती है, वृक्षारोपण की बात है, उस पर भी बहुत बल दिया था। लास्ट पॉइंट है 17 नंबर, ऑन कल्चरल सेपरेशन, यानी कि सांस्कृतिक अलगाव।
रविन्द्रनाथ टैगोर जी सांस्कृतिक खुलेपन के पक्षधर थे। वे भारत की संस्कृति को अनेक संस्कृतियों का संग्राम मानते थे। 1947 के विभाजन के पश्चात भारत विश्व में मुस्लिम बाहुल्य तीसरा देश है। इस संदर्भ में वे अपनी विरासत पर गर्व अनुभव करते हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में अपने भाषण में प्राचीन पुस्तकों व कबीर से धार्मिक विचारों को उद्धृत किया। उनका मानना था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, कि भारत की मजबूरी है अंग्रेजी सीखना, किंतु अंग्रेजी के ज्ञान ने विश्व के काव्य साहित्य को हमारे समक्ष उजागर किया है। हमें उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा किए गए अन्याय व खुली पाश्चात्य संस्कृति के अंतर को समझना चाहिए। हमें खुलकर प्रत्येक विषय पर विचार करना चाहिए व बौद्धिक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। टैगोर की अमर आवाज़ थी कि हमें निर्भीक स्वतंत्रता के लिए निर्भीक तार्किकता चाहिए, यानी कि रीजन की शक्ति चाहिए। तो इन 17 पॉइंट्स के साथ टैगोर एंड हिज इंडिया ऐसे जो है, जिसको अमर्त्य सेन जी ने लिखा, उसको मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ऐसे भी बड़ा है, और मुझे पूर्ण आशा है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।